बड़ी खबर रामपुर से, नाले में कार गिरने से हादसा हो गया है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे सभी। थानागंज इलाके में यह हादसा हुआ है। रामपुर से यह अहम खबर, कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे सभी लोग, लेकिन बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। थानागंज इलाके में यह एक्सीडेंट हुआ है। यहां पर एक कार नाले में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत की खबर है। थानागंज इलाके में यह हादसा हुआ। दिल्ली से नैनीताल की ओर लोग जा रहे थे, लेकिन रामपुर में थानागंज इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई कार और नाले में जा गिरी। इस कारण कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। उबैदुर रहमान से इस पर अपडेट लेते हैं। उबैद, और क्या जानकारी मिल पाई है इस हादसे से संबंधित? देखिए आस्था, अभी जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे घूमने के लिए। जो रामपुर का थानागंज है वहां पर एक नाले के अंदर सुबह सवेरे इनकी कार जो है वो एक्सीडेंट होकर के नाले के नीचे अंदर गिर गई, जिसकी वजह से जो कार में सवार 4 लोग थे, चारों की मौत हो गई है। क्रेन से मंगवा करके पुलिस ने गाड़ी को निकलवा लिया है और चारों लोगों के शवों को रामपुर के जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो इनके परिजनों का जो सूचना है वो दी जा रही है। दिल्ली के रहने वाले ये लोग हैं और जो नैनीताल हैं वो घूमने के लिए जा रहे थे, यानी कि ये पर्यटक थे और इनकी मौत जो हुई है वो रामपुर के गंज थाना इलाके में हुई है, कार दुर्घटना होने की वजह से। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से नैनीताल घूमने जा रहे थे, कार में सवार 4 लोग, दुर्घटनाग्रस्त हो गई कार और चारों की मौत हो गई। और अब बात करते हैं बागपत की, जहां कैंटर ने अनियंत्रित होकर घोड़ा बुग्गी में टक्कर मार दी, जिसमें 3 भाई घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर शवों को रखकर जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे, हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं अब जाम खुलने के बाद यातायात का संचालन शुरू हो गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 15 साल गांव में बिताए और अपने गांव से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। यहां आने जाने का सिलसिला बना रहा। लोगों को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति ने प्राइमरी विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल शंभू दयाल त्रिपाठी को याद किया और बताया कि उनसे ही बड़ों का सम्मान करने की सीख उन्हें मिली। और इस दौरान राष्ट्रपति को सुनने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। आज मेरे आने से आपको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। राष्ट्रपति के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें अभिनंदन समारोह में आने का मौका मिला। राष्ट्रपति के दिल में वंचितों, शोषितों के लिए कुछ करने का जज्बा है। उन्होंने हमेशा से उनका मनोयोग से सहयोग किया है जब भी उन्हें उसकी जरूरत पड़ी। बेहद सामान्य परिवार में जन्मे, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा का जीता जागता उदाहरण है। उस समय के गांव आज जैसे नहीं होते थे। आज तो गांव में बहुत सुविधा आ गई है, लेकिन अगर
दिल से लगन और कुछ करने की उमंग है तो बड़े से बड़े कष्टों का सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए समाज के लिए सब कुछ किया जा सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में समाज के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने का हौसला था, इसलिए लगातार संघर्ष का सामना करते हुए उनके उत्थान की दिशा में आगे बढ़ते रहे। उधर पारोक में सीएम योगी ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीएम ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि देश के 2 सर्वोच्च पद पर यूपी का अधिकार होना सौभाग्य की बात है। हालांकि इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की भी लोगों से अपील की। जो मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मास्क अनिवार्य रूप से आप घर में हो, गांव में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ये मास्क किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कोरोना की जांच टेस्ट करने के लिए टीमें गांव-गांव जा रही हैं। टेस्ट कराने से कोई भागे ना। गांव-गांव में दवा वितरण का कार्य हो रहा है। किसी को भी कोई लक्षण है वह जरूर उसकी जांच जरूर करवा लें, दवा ले लें। जो डॉक्टर या निगरानी समिति के लोग कहें उसके अनुरूप दवा जरूर लें। आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की भी मेडिसिन किट बांट रहे हैं। मेडिसिन किट को भी हम लोग, किसी बच्चे को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उन सब के लिए दवा गांव-गांव में वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसको जरूर लें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखवा लें। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। ये वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में है। वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। हम वैक्सीन लेने से भागे ना, हमारी बारी आएगी, हम वैक्सीन जरूर लें। अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। बड़ी खबर लखनऊ से। राजधानी में दिव्यांगों के लिए देश का पहला स्टेडियम शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में हो रहा है तैयार। जुलाई में सीएम योगी करेंगे स्टेडियम का लोकार्पण। राजधानी में देश का पहला स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है जो कि दिव्यांगों को समर्पित है। शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में यह स्टेडियम तैयार हो रहा है। जुलाई में सीएम योगी इसका लोकार्पण करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने लोगों से यह अपील की कि वो वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचें, वैक्सीन का डर मन से निकाल दें। पीएम ने यह भी कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाना ज्यादा खतरनाक है। वैक्सीन को लेकर जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक का जिक्र करते हुए कोरोना से जान गंवाने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह का जिक्र किया। साथ ही मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी और वाराणसी के शिवपाल सिंह का भी जिक्र किया। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है? निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता।
इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं। और अब बात यूपी में वैक्सीनेशन की। यूपी में वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से हो रहा है। शनिवार तक 3 करोड़ लोगों को टीका लगा है। वहीं जुलाई महीने में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया और ये टारगेट पूरा होते ही 1/4 आबादी उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेट हो जाएगी। तो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जुलाई महीने के अंदर लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ और लोगों को वैक्सीनेट करने का। और उसके पूरा होते ही उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। शनिवार तक 3 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश टीकाकरण के मामले में अग्रणी रहा है और उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए जुलाई के महीने में 3 करोड़ और लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से। बच्चों को कोरोना से बचाने की कवायद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मेडिकल किट बांटी है। निगरानी समितियों को मेडिकल किट बांटी गई है। थर्ड वेव की आशंका के चलते मेडिकल किट का वितरण किया गया है। संभावित थर्ड वेव में बच्चों को लेकर जो आशंकाएं और खतरे माने जा रहे हैं उसके चलते मेडिकल किट बांटी गई है। निगरानी समितियों को मेडिकल किट बांटी है। थर्ड वेव की आशंका के चलते किट का वितरण किया गया है। मुरादाबाद में बच्चों को कोरोना से बचाने की कवायद में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मेडिकल किट बांटी है। उधर सहारनपुर में बसपा की बैठक में बवाल हो गया। नामांकन से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नामांकन को लेकर आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। बवाल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ हॉल के अंदर बसपा की बैठक में बवाल हुआ, जमकर बहसबाजी तमाम कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में, तो दूसरी तरफ हॉल के बाहर देखिए किस तरह सीसीटीवी के माध्यम से पता चला जहां भीड़ लगी हुई है उस भीड़ में कितना हंगामा हो रहा है और साथ ही धक्का मुक्की भी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है। बसपा की बैठक में नामांकन वाले दिन किस तरह बवाल देखने को मिला उसकी बानगी ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर बलरामपुर की 21 साल की आरती तिवारी का जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना जाना तय है। आरती के आगे विपक्ष का कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर सका और अब वो इस जीत के लिए अपने पिता और अपने चाचा को इसका श्रेय देती हैं। ये आरती तिवारी हैं। 21 साल की उम्र में ही आरती ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। इन नारों के बीच आरती के चेहरे से जाहिर है कि हौसलों की उड़ान बस शुरू होने ही वाली है। आरती तिवारी ने बलरामपुर के चौधरी डी वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और अब उनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। आरती तिवारी को जाने। आरती तिवारी तराई क्षेत्र के परसा गांव में रहती हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिवपुरा से हासिल की है। पड़ोसी जिले श्रावस्ती के
एक घरवा से हाई स्कूल किया और इंटर अपने ही वार्ड चौधरी डी के एक इंटर कॉलेज से किया। आरती ने ग्रेजुएशन के लिए बलरामपुर के MLK PG कॉलेज में एडमिशन लिया और इस वक्त वो BA 3rd ईयर की छात्रा हैं। आरती तिवारी सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता ग्राम प्रधान रह चुके हैं, जबकि चाचा श्याम मनोहर तिवारी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और इन्हीं से प्रेरणा लेकर आरती ने छात्र जीवन से सियासत का रुख किया। ये राजनीति में आने की कहाँ से ठानी आपने कि मुझे अब राजनीति में जाना है? जी, हमें हमारे पापा और चाचा जी से राजनीति में आने का प्रेरणा मिला। जो पापा हमारे प्रधान थे और चाचा हमारे शुरू से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और इसीलिए हमें उन्हीं से प्रेरणा मिला राजनीति में आने के लिए। आरती तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जब पर्चा दाखिल किया तो वो पहली बार था जब वो कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान उनके साथ जिले के विधायक और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। इस दौरान आरती ने अपना अनुभव साझा किया। विपक्ष की क्या रणनीति थी ये तो मुझे नहीं पता है। मैं पर्चा दाखिल करने गई और मेरा पर्चा दाखिल हो गया। मेरे साथ विधायक और सांसद जी भी थे और वरिष्ठ नेता भी थे और हमारा नामांकन हो गया। आरती तिवारी की माने तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उनका पूरा फोकस विकास पर और शिक्षा पर होगा। स्वास्थ्य के अलावा सड़कों की मरम्मत पर वो खास ध्यान देंगी। आरती के चाचा श्याम मनोहर तिवारी का कहना है कि बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। ऐसे में भाजपा के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी भतीजी के नाम को आगे बढ़ाया। चूँकि अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित था और हमारे पार्टी की नीति है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये सीखें, इनसे और भी लड़कियां शिक्षा लें। क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा बैकवर्ड है, हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है। यहाँ विशेषकर बालिका शिक्षा दर, महिला शिक्षा दर बहुत कम है। निश्चित तौर पर आरती तिवारी की जीत महिला सशक्तिकरण की जीत है और इससे समाज की दूसरी बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आगे बढ़ें और समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बलरामपुर से सुशील मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। सपा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। आपको बता दें कल ही 11 जिलाध्यक्षों को अखिलेश ने पद से हटा दिया था। इस वक्त लखनऊ से अहम खबर, सपा कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव और यहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बड़ी खबर इस वक्त अमरोहा से, दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमीन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ।